ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। अब हमें बारिश की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो एक चलते हुए इंसान के रिस्पेक्ट में जाननी है। यानी एक चलता हुआ इंसान है और उससे हम पूछ रहे हैं कि बताइए आपको जो रेन है वो कितनी वेलोसिटी से या किस डायरेक्शन में आपको आती हुई नज़र आ रही है। ओके, यानी जो इंसान के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है एक तरह से वो हम जानना चाह रहे हैं, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी भी कहेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया क्या है कि मान लो ऊपर से नीचे रेन फॉल हो रहा है, तो रेन की जो वेलोसिटी है वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि यहाँ दिखाई गई है ऐसे, जो मैं रेड एरो से दिखा रहा हूँ, और जो मैन की वेलोसिटी है वो चल रहा है वेस्ट की तरफ ऐसे। तो आपको बताया रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही पीछे करवा चुका हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है वी आर माइनस वी एम, और ये वेक्टर फॉर्म में ये होता है। तो हमें वी आर माइनस वी एम चाहिए, तो वी आर तो हमारे पास है लेकिन माइनस वी एम हमारे पास नहीं है। तो हम जो वी एम है इसी को इसका नेगेटिव ले लेंगे, इसका नेगेटिव वेलोसिटी लेंगे, तो ये नेगेटिव यानी नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर आपको गिवन है उसकी डायरेक्शन को बिल्कुल उल्टा कर दो, ठीक है ना, और सेम लेंथ रखो। लेंथ क्या रखो, सेम। तो लेंथ हमारी वेक्टर की सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, या वेस्ट में जा रहा था तो ईस्ट में हमने कर दिया। तो इस प्रकार हमें नेगेटिव वेक्टर वी एम मिल गया। और अब हमारे पास इस एक पॉइंट पर देखा जाए तो दो वेक्टर काम कर रहे हैं एक साथ, एक नीचे और एक इधर, ठीक है। तो इन दो का हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दो वेक्टर काम कर रहे हैं टेल टेल, तो पैरेललोग्राम ला लगता है, तो ये पैरेललोग्राम बना दिया यहाँ पर, ठीक है। और फिर जहाँ पर टेल टेल कनेक्टेड है उससे अपोजिट कॉर्नर पे यानी डायगोनल लेना होता है वहाँ से, तो जो डायगोनल होगा वही आपका क्या होता है, रिजल्टेंट इन दो वेक्टर का वी आर और माइनस वी एम का, जो कि आपका वी आर एम कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। तो ये यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये डायग्राम क्या बना रखा है। तो अब यानी उस इंसान को इस दिशा में, ये जब वो इधर चल रहा है और रेनफॉल ऐसे हो रहा है, तो उसे लगेगी कि ये बारिश ऐसे सीधी नीचे नहीं आ रही, ये बारिश ऐसे तिरछी नीचे आने लग रही है, ठीक है। तो उसे अपना जो छाता है वो इस दिशा में करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो जिस दिशा से उसे बारिश आती नज़र आ रही है वो बारिश रुक सके, उसके ऊपर ना गिरे, ठीक है, ताकि यहाँ बारिश गिर के सीधी नीचे आगे पड़ती रहे, आगे गिरती रहे एक तरह से, ठीक है। तो ऐसे वो बच जाएगा। तो ये है कंसेप्ट आपका, ठीक है। तो उसे इसलिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इस दिशा में रिजल्टेंट मिलेगा। अब देखिए, अब समझते हैं पूरा कंसेप्ट। तो मान लेते हैं जो रिजल्टेंट मिला जिस दिशा में वो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो हमें रिजल्टेंट और वर्टिकल वी आर के बीच का एंगल पता है, ठीक है, और वी आर और वी एम के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम से, सिचुएशन हमने ऐसी ली है। तो अब देखिए अब आपको क्या चाहिए, वी आर एम का मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितनी तेज़ी से उसे ये रेनफॉल होता नज़र आएगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता है पैरेललोग्राम ला में बीच में जो डायगोनल है, तो डायगोनल आपका इसको निकालने का मैं पूरा पैरेललोग्राम ला करवा चुका हूँ, आपका ट्राइंगल ला भी करवा चुके हैं। तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा में 2ab cos थीटा, तो इन्होंने भी वही अप्लाई कर दिया। ए यहाँ पर वी आर है, बी वी एम है, 2ab cos थीटा, थीटा मैंने भी बताया वी आर और वी एम के बीच में 90 डिग्री है, और जो cos 90 होता है वो 0 होता है, तो ये पूरी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास रह जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर और इसका रूट, ये आ गया आपका वी आर एम। ओके, अब टेंजेंट थीटा वर्टिकल के साथ जितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वो थीटा आपका बी डी बाई ओ बी, आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम से, और बी डी की वैल्यू वी एम है और ओ बी की वैल्यू वी आर है। तो टेन इनवर्स करके आप ये डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब ये एक न्यूमेरिकल है सेम इसी प्रॉब्लम पे कि एक इंसान है वो एक सीधे रोड पर चल रहा है और स्पीड है उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी रेन की स्पीड वी आर दे रखा है, वी एम दे रखा है। तो वी आर आपके पास ये रहा, वी एम आपके पास ये रहा, तो ये वी एम है और ये वी आर है। अब हमें क्या करना है, रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है इंसान के रिस्पेक्ट में पता करनी है और डायरेक्शन पता करनी है कि किस दिशा में उसको अम्ब्रेला को रखना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। तो देखिए सब कुछ दिया हुआ है, वही हम मान के चलते हैं।
तो इसमें ये मान लिया इस तरफ इंसान चल रहा है, ठीक है, और ये रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फिर से कंसेप्ट, हमें तो वी आर एम निकालना है और वी आर एम होता है वी आर माइनस वी एम, तो माइनस का वी एम हमें चाहिए, तो वी एम का नेगेटिव वेक्टर ले देंगे, ये ले दिया नेगेटिव, ठीक है, तो माइनस वी एम हो गया। अब हमारे पास दो वेक्टर आगे वी आर और वी एम, अब इनका टेल से टेल कनेक्टेड है तो पैरेललोग्राम बनाया, और ये जो रिजल्टेंट हो जाएगा आपका, ये रिजल्टेंट जितना एंगल यहाँ बनाएगा, इस एंगल को पता करके हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी कि वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर हमें छाते को रखना है, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। तो करते हैं सेम, वी आर एम का मैग्नीट्यूड रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी एम का स्क्वेयर, उसका ये रूट ले रखा हमने, तो 4 का स्क्वेयर प्लस में 3 का स्क्वेयर, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो रेनफॉल है उसे 4 की स्पीड से नीचे गिरती नज़र नहीं आएगी, उसे 5 की स्पीड से नीचे गिरती नजर आएगी। और यही कारण होता है कि जब हम बाइक पर चलते हैं, रेनफॉल हो रहा है, बाइक चलाते हैं हाई स्पीड में, जितनी स्पीड हम अपनी बढ़ाते हैं हमें उतनी ही तेज़ी से वो बूंद लगती है, अगर आपके पास हेलमेट ना हो। और यही कारण है, इसीलिए हम हेलमेट का जो ग्लास है उसे ढकते हैं, लेकिन फिर ग्लास पर आपको पता है बूंदे बूंदे लगती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि रेनफॉल हो तो आपको आराम से चलानी चाहिए, एक तो स्कीडिंग नहीं होगी, और साथ में जो बारिश की जो ड्रॉप है, रेन ड्रॉप्स है, वो भी आपको तेज़ी से चेहरे पर नहीं लगेगी, ठीक है, पूरी बॉडी पे लगती है, बहुत तेज़ी से लगती है जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी। तो आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि वास्तव में तो क्वेश्चन में दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से रेनफॉल हो रहा है, लेकिन इंसान को कितना लग रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पर 5 किलोमीटर पर आवर। थीटा निकाल दो फिर से भाई, आपको यहाँ पता है ये बी डी है हमारा, ठीक है, और ओ बी। तो इस प्रकार आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी, ठीक है, ये रेशो आपको पता है 3/4 आएगा, इसका आप 10 इनवर्स ले दो तो आपको 36 डिग्री 52 मिनट ये एंगल मिलेगा, यानी वर्टिकल से 36 डिग्री 52 मिनट घूमिए, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस दिशा में अपने छाते को आप रख दीजिए, तो आपका बचाव हो जाएगा, आप बारिश से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब देखिए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है ना। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और कोई भी आर्बिट्रेरी आप जो मन करे वो डायरेक्शन आप ले लो, बस मैग्नीट्यूड को जीरो रखिए, तो ऐसा वेक्टर आपका जीरो वेक्टर कहलाता है। तो जीरो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड और आर्बिट्रेरी जो मन करे एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए, तो उस डायरेक्शन के लिए वो वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, इसे नल वेक्टर भी कहा जाता है। तो जीरो वेक्टर में आपको पता है कि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे किसी भी वेक्टर से, व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट इज जीरो, ठीक है, तो जीरो रिजल्ट हमें मिलता है जब वेक्टर को जीरो से गुणा करते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कोई भी वेक्टर आप लीजिए और उसे जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नल वेक्टर मिलेगा, जीरो वेक्टर आपको मिलेगा। या ये कह लीजिए एक वेक्टर पॉजिटिव, अभी मैंने बताया था जैसे पिछले केस में बॉडी की वेलोसिटी को जीरो करना हो, तो ये वेलोसिटी है vm, इसकी वेलोसिटी को जीरो करना है, तो इसमें नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का ऐड कर दीजिए, बस डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस vm ऐड कर दो, तो जो रिजल्ट मिलेगा इन दोनों का वो क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर, ओके। तो ये भी जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर के एग्जांपल रियल लाइफ में, एक रुका हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक अगर हम बात करें क्लास में लगा हुआ बोर्ड, ठीक है, तो वो बोर्ड रुका हुआ है, ऐसे ही आपके पास आसपास रखी हुई टेबल चेयर ये सारी रुकी हुई है, तो अगर इनकी वेलोसिटी वेक्टर की अगर आप बात करें कि कितनी वेलोसिटी है, तो इनकी वेलोसिटी जीरो वेक्टर है, क्योंकि स्टेशनरी पार्टिकल है तो मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन आप कोई भी मान लो कि ये उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इस समय बात करूं कि ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट इस दिशा में चलने की कोशिश कर रहा है, इस दिशा में, ये एरो का मतलब ये नहीं कि चल दिया, तो कोशिश इस दिशा में कर रहा था, तो मैं इसकी डायरेक्शन पता चल गई, मान लो इसने अपने मन की बात बता दी मैं इस तरफ चलना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्शन तो इसने बता दी, डायरेक्शन मिल गई, लेकिन चला तो नहीं है ना, तो चला नहीं है, तो जिसके कारण इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कितना भी जीरो, लेकिन डायरेक्शन ये, तो जीरो मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन है जिसके कारण हम बोलेंगे कि इसके पास जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है, इसका वेलोसिटी वेक्टर जीरो वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही एक बॉडी लगातार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यानी ना तो डायरेक्शन बदल रही है ना अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही, तो अब पूछा जाए बताओ इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो अपन में टाइम करोगे जीरो, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है वही डायरेक्शन हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन जिस दिशा में वेलोसिटी है उसी दिशा में, ठीक है, आप मान सकते हैं। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक रुके हुए ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी इंटरवल के अक्रॉस आप ले लीजिए 0 से 3 सेकंड के बीच में, और कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर,
अच्छा, ऐसे ही अगर आप बात करें पोजीशन वेक्टर की, ओरिजिन के पोजीशन वेक्टर की, तो ओरिजिन खुद ओरिजिन पे है, तो कोई दूरी नहीं, ओरिजिन ओरिजिन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, कोई दूरी नहीं, तो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर खुद का क्या होगा, जीरो वेक्टर। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेना, बहुत आसान है। जीरो वेक्टर को किसी में ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेना। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को रिजोल्व करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर में तोड़ना, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में दो या दो से अधिक वेक्टर में तोड़ना, ये कहलाता है आपका रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। या ये कह लीजिए इसका उल्टा कि अलग अलग डायरेक्शन में काम करने वाले वेक्टर, उन सभी का जो ऐड होकर एक रिजल्ट मिलता है, वो आपका रिजल्टेंट एक सिंगल वेक्टर कहलाता है, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, और वो सेम इफेक्ट पैदा करता है जितना वे सारे अलग अलग वेक्टर पैदा कर रहे थे, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। पहले हमने एक बॉडी यहाँ गई, फिर एक बॉडी यहाँ गई, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना हुआ, ये मैग्नीट्यूड की भी बात करें और डायरेक्शन की तो ये हुआ, ठीक है। और जबकि उसने दो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लेंथ के यूज़ करके ये डिस्प्लेसमेंट प्राप्त किया, लेकिन अगर सीधी वो यहाँ से यहाँ चलती तो भी डिस्प्लेसमेंट यही रहता जो इन दोनों ने मिलके करवाया है, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिलके जो इफेक्ट पैदा हुआ, इस अकेले ने भी वो इफेक्ट पैदा कर दिया, तो ये अकेला इन दोनों के जोड़ के बराबर आप लिख सकते हो। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी आप कह सकते हो, ओके जी। तो इस प्रकार आप रिजोल्यूशन कर सकते हैं। और किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन जो है आप जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेंगे, उस डायरेक्शन के लिए अगर आप मान लो दो वेक्टर ले रहे हैं तो वो दो वेक्टर फिक्स होंगे, उनकी लेंथ और डायरेक्शन फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर एक है, और अगर मैं इसको इस डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस मान लूँ यहीं से, और ये वाई जैसे जो इसकी टेल है, तो इसके जो दो वेक्टर बनेंगे इस प्लेन में, वो केवल हमेशा यही दो बनेंगे, कोई और नहीं बनेंगे, ठीक है ना। ये दो जिसमें x की लेंथ इतनी होगी, y की लेंथ इतनी होगी, क्लियर। अगर आप कोई और ओरिजिन ले लेते, सोचो यही वेक्टर हैं और आप अपनी डायरेक्शन ये x एक्सिस ले लेते और ये y एक्सिस, तो इस x और इस y में फिर से दो जो बनेंगे वो दोनों फिक्स होंगे, उनकी लेंथ भी और उनकी डायरेक्शन भी। पहले वाला ले लेते हैं, चलो वो ऐसे था और ऐसे। पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में ये और ये फिक्स होंगे, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं, बाकी ये आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, जो मैंने समझा दिया वही काफ़ी है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोल देते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि जो वेक्टर को तोड़ोगे तो ओवरऑल उसका एक रेक्टेंगल आपको देखने को मिलेगा ऐसे, ठीक है, इसलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोल दिया जाता है। और डायरेक्शन वही आई जे के आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वेक्टर ए है, इसको इधर तोड़ो तो ए एक्स मान लिया, एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट, तो इसे ए एक्स आई लिख दो। वाई डायरेक्शन में ए वाई जे कैप लिख दो, और ए को लिख दो ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को ए एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, ए वाई को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थीटा वगैरह जो है, इस थीटा के अलोंग अगर तोड़ोगे, आप देखोगे तोड़ के, तो आप देखना जो ए एक्स है वो आपको कितना मिलेगा। ए एक्स की बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमें तो बेस निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू, ये हमें जानकारी किसकी है, हमें मान लो एच पता है हमें और थीटा हमें पता है, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं। आपको अगर ए एक्स निकालना है तो ए एक्स से निकालोगे तो आप ए पता है आपको और थीटा पता है, तो ए कोस थीटा आ जाएगा। कैसे आ गया ए कोस थीटा, तो आप क्या करोगे, बी बाय ए, बी क्या है बेस, और बेस बाय ए हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा, कोस थीटा, तो ए उधर आ जाएगा। तो बी, ये बी मैंने इसका नाम लिख रखा है इस बेस का, ठीक है। तो बी क्या था आपका ए एक्स, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए कोस थीटा, क्लियर। इसी प्रकार सिमिलरली ए वाई निकाल लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करो, साइन थीटा होता है तो ए वाई आ जाएगा ए साइन थीटा। तो यानी कोई भी जो वेक्टर है उसे अगर थीटा के साथ वाली डायरेक्शन में तोड़ोगे तो जितना वेक्टर की वैल्यू है उसके साथ कोस थीटा लगा दो, और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में तोड़ोगे तो जितना वेक्टर है उसके साथ साइन थीटा लगा दो। ये आपको आंसर मिले हैं यहाँ पे, क्लियर। बाकी आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसे सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
ऐसे ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को है तो जैसे 2 डायमेंशन में लिया मैंने, 3 डायमेंशन में भी ले सकते हो आप, ठीक है। 3 डायमेंशन में क्या मानेंगे, जैसे एक कमरा है और उस कमरे के अंदर अगर हम बात करें, एक जो ये 3 दीवारें जहाँ मिल रही है तो ये पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाएगा, और यहाँ दूसरे कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया दूसरे कॉर्नर का। तो इस तक पहुँचने के लिए देखो कितनी दिशाओं का यूज़ कर सकते हो आप यूज़ कर सकते हो। एक बार यहाँ आओगे पहले, यहाँ से फिर इधर चलोगे और इधर से फिर ऊपर, तो आपने कितनी दिशा में चले, जेड में चले, जेड या जी डायरेक्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है। फिर आप एक्स में चले और फिर आप वाई में चले, ठीक है। तो ए वेक्टर को बनाने में आपने 3 अलग अलग वेक्टर यूज करे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर। और इसे भी जब ब्रेक करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा लास्ट में। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों वेक्टर का स्क्वायर करके जोड़ दो और उसका रूट ले दो, तो आपको ऐसे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके, अल्फा बीटा गामा ये डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, जो एंगल दे रखे उस एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की क्या एप्लीकेशन है, इंसान का जो चलना है, ठीक है, उसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो बाय यूजिंग रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल ये इंसान जब चलता है तो आप देखेंगे इसने इस दिशा में फोर्स लगाया, एक्शन किया, तो रिएक्शन किधर होगा, न्यूटन थर्ड लॉ आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ऊपर की तरफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इस आर को दो हिस्सों में तोड़ दो, एक आर कोस थीटा थीटा के साथ वाला और एक परपेंडिकुलर आर साइन थीटा। आर साइन थीटा को बैलेंस कर देगा इस इंसान का वेट mg, यानी ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन जो आर कोस थीटा है वो आगे की डायरेक्शन में है, तो ये आगे की डायरेक्शन में जो आर कोस थीटा है ये इंसान को आगे लेकर जा रहा है, यहाँ से हमें ये पता चलता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस हो गया वेट से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम कर रहा है इंसान को आगे चलाने में, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा है आर कोस थीटा, इसलिए इंसान आगे बढ़ता है। अच्छा, जो लॉन रोलर है उसकी बात करें उसे पुल करना आसान होता है बजाय कि पुल के, ठीक, ये पुश के, तो पुलिंग आसान है। ऐसा क्यों, देखिए, जिस समय आप पुलिंग करते हैं तो आप इस दिशा में फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये आपका एक तरह का लॉन रोलर है, ये हैंडल है ये सिलेंडर है जो घूमता है, पहिया भी बोल सकते हो आप, तो इसे इस दिशा में आप खींच रहे हो, तो जब आप इस दिशा में आप इसको खींच रहे हो इस फोर्स को, तो 2 कंपोनेंट में तोड़ दीजिए, एक तो ग्राउंड के अलोंग और एक ग्राउंड के परपेंडिकुलर। फिर से एफ साइन थीटा को बैलेंस कर देगा वेट ऑफ रोलर, और एफ कोस थीटा क्या करेगा, इसे इस दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जो वेट है, अगर बात करें जो वेट इसका होगा रोलर का, वो टोटल क्या होगा पुलिंग के दौरान, तो जो भी वेट था नीचे की तरफ जितना भी काम कर रहा था और एफ साइन थीटा तो एफ साइन थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एफ साइन थीटा सब्ट्रैक्ट हो गया, इस रोलर का जो वेट है एक तरह से इफेक्टिव वेट कम कर दिया, ठीक है, जिसके कारण इसे पुल करना आसान हो गया। लेकिन अगर हम इसी को पुश करते तो इस दिशा में फोर्स बनेगा और इसके 2 कंपोनेंट एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा किसके अलोंग काम कर रहा है, वेट के अलोंग, तो वेट में कुछ वेट और ऐड हो गया, कुछ फोर्स और ऐड हो गया एफ साइन थीटा, जिसके कारण ओवरऑल वेट बॉडी का इंक्रीज हो गया, इसलिए बारी चीज़ को आगे सरकाना मुश्किल है। तो पुशिंग मुश्किल है और पुलिंग आसान है, ठीक है ना, तो हमेशा पुल करिए चीज़ों को। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।